Hello learners, welcome to your channel Sociology in a simplest form। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपके इस JRF के सफ़र को आसान बनाने के लिए आज हम एक बहुत ही बेसिक मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रोल स्टेटस या यूनिट 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्या है पार्ट है। ठीक है, ओके। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाहे आप UGC नेट का एग्जाम दो या किसी भी स्टेट के सेट का एग्जाम दो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दो, इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। मगर अच्छी बात यह है कि अगर इस टॉपिक को एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लिया जाए तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस पता चल गई। और लास्ट में PYQs भी दिए हैं, तो उसे भी सॉल्व करके जाना और अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है उसे चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि स्टेटस क्या है। ठीक है, सोचिए अभी इस समय पर आप कितने सारे जो स्टेटस हैं वो होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप UGC नेट या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या है, आप एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट का स्टेटस होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका कुछ ना कुछ सेक्स होगा। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ जेंडर होगा, वो भी आपका एक स्टेटस होगा। साथ ही साथ आप किसी न किसी कास्ट से या किसी न किसी ट्राइब से बिलोंग कर रहे होंगे, तो वो भी आपका एक स्टेटस होगा। और आप हो सकता है प्रोफेशनली भी कुछ जॉब कर रहे हो, कहीं स्टैंड कर रहे हो, तो वो भी आपका स्टेटस होगा। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि आपका स्टेटस कुछ नहीं मगर इस सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है ना, कि आप कोऑर्डिनेट्स देख के बता देते हो, इसी तरीके से सोसाइटी में भी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये जो हायरार्की इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें आपकी लोकेशन क्या है, ये होता है क्या, आपका स्टेटस। समझ में आया? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई स्टेटस होल्ड करते हो तो वो स्टेटस अकेले नहीं होता, क्योंकि हर एक स्टेटस आता है किससे, हर एक स्टेटस आता है किसी ना किसी जिम्मेदारी से। ठीक है, क्योंकि अब जब सोचो, अगर आप अपने घर पे स्टेटस कर रहे हो कि आप किसी के सन हो या डॉटर हो, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? ठीक है, तो हर स्टेटस के साथ आती है क्या, कुछ प्रिविलेजेस भी आते हैं। जैसे कुछ, मान लो कोई टीचर है तो मेरे पास कुछ राइट्स हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को डांट सकती हूँ। ठीक है, या कोई IAS ऑफिसर है तो उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, साथ ही साथ उसके पास क्या है, उसके पास कुछ कुछ प्रिविलेजेस भी हैं। तो ये सब किसके साथ आता है, ये सब आता है आपके स्टेटस के साथ। साथ ही साथ आती है एक्सपेक्टेशंस, और जो कि होती हैं आपकी कम्युनिटी से। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके फाइन। अब हम समझते हैं रोल। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप घर में एक स्टेटस होल्ड कर रहे हो और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, ये जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्योंकि आप इस स्टेटस को होल्ड कर रहे हो तो आप ये सारे काम तो करोगे ही करोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं टीचर का होल्ड कर रही हूँ स्टेटस, तो मुझे पढ़ाना तो है ही है, ये तो मुझसे मतलब प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो मुझे बताता है ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम्हारी इस स्टेटस को होल्ड करने के लिए, ये और कुछ नहीं होता, यही होते हैं रोल्स। समझ में आया? तो हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है क्या, इस एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उस स्टेटस से जुड़े हुए। रोल इज नथिंग बट द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। समझ में आया? क्लियर? रोल क्या हुआ, रोल हुई, स्टेटस क्या हुआ, स्टेटस हुई आपकी पोजीशन, और उससे जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम कहते हैं रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ अब मैंने जब आपको स्टेटस का एग्जाम्पल दिया था तो आपने नोटिस किया हो अगर, तो मैंने आपको दो प्रकार के स्टेटस बताए थे। पहले तो मैंने आपको वो सारे स्टेटस बताए जिससे पाने के लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी है, सिर्फ आपने जन्म लिया है। ठीक है, तो जैसे आपका कास्ट हुआ, आपका सेक्स हुआ, तो जो आपका जो सेक्स है और आपका जो कास्ट है, क्या आपने पाने के लिए, आपकी रेस भी फॉर दैट मैटर, क्या आपने इनको पाने के लिए कोई मेहनत करी है? क्या आपने कोई 7 जन्मों की तपस्या करी है कि आपको इसी पर्टिकुलर कास्ट में या सेक्स में, या आपका क्या आपको यही बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए? नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपको बाय बर्थ असाइन हो गई हैं। तो जो चीज़ें, जो स्टेटस
मुझे बाय बर्थ असाइन हो जाते हैं, जिन्हें मैं चूज़ नहीं करती हूँ, जिनमें मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाया होता है, वो होते हैं हमारे क्या, एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और इस पर हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते। और इसी के अपोजिट दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। अब अचीव्ड स्टेटस क्या होते हैं, अचीव्ड स्टेटस वो होते हैं जो आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काबिलियत पर क्या करते हो, अचीव करते हो। समझ में आ रही है बात? जैसे आप आगे जाओगे, आप आगे जाके क्या करोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, राइट। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो वो क्या होगा, वो आपका अचीव्ड स्टेटस होगा, क्योंकि आपने उसके लिए एक लंबी मेहनत करी हुई है, राइट। तो वो आएगा आपका किस में, अर्जित स्थिति यानी अचीव्ड स्टेटस में। ये किस में करते हो आप, ये आप एफर्ट्स और स्किल लगा के करते हो, अपने हार्डवर्क और मेरिट से करते हो। क्योंकि बाय बर्थ तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर बन के पैदा नहीं होता है कि मुबारक हो घर में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है, राइट। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। जो चीज़ें आपको बाय बर्थ असाइन होती हैं वो होता है आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस, और जो आप अपनी मेहनत और लगन से अचीव करते हो वो होते हैं आपके क्या होते हैं, अचीव्ड स्टेटस। अब इसमें यार सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये डिफरेंस जो है वो दिया किसने था, तो ये डिफरेंस दिया था नन अदर देन रैल्फ लिंटन ने। कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था द स्टडी ऑफ मेन में। ये दो फैक्ट्स जो हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना ज़रूरी है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा स्टेटस सेट और मास्टर सेट। तो हम समझते हैं, जब हम स्टेटस काउंट कर रहे थे तो मैंने आपको काफ़ी सारे स्टेटस बताए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करो ये जो पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, ये पर्सन ए है, ठीक है। तो ये जो पर्सन ए है, ये पर्सन क्या क्या है एक टाइम पे, तो ये पर्सन ए इस टाइम पर क्या है, ये पर्सन ए इस टाइम पर एक स्टूडेंट भी है, ठीक है, क्योंकि ये खुद प्रिपरेशन कर रहा है। हो सकता है ये स्टूडेंट होने के साथ साथ कहीं पढ़ा भी रहा हो, तो सेम टाइम पे क्या है, ये टीचर भी है, ठीक है। ये पर्सन क्या है, ये पर्सन उसी सेम टाइम पर टीचर भी है। उसके बाद और क्या हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है किसी में घर में बेटा भी हो, राइट। और अगर ये इंसान शादीशुदा है तो हो सकता है कि ये क्या हो, किसी का हस्बैंड भी हो, या ये किसी स्पोर्ट्स क्लब का क्या हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। तो एक समय पर एक इंसान कितने स्टेटस होल्ड कर रहा है, उसे हम एक साथ कंबाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटस सेट। तो समझ में आया स्टेटस सेट क्या है, एक समय पर आप कितने स्टेटस होल्ड कर रहे हो उसको हम कहते हैं आपका स्टेटस सेट। अब जल्दी से एक काम करो, एक पेन पेपर लो और अपना खुद का जो स्टेटस सेट है वो निकाल लो। समझ में आ रही है बात? उसके बाद इसी के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है मास्टर स्टेटस का। तो जब भी आप कोई स्टेटस होल्ड करते हो, पूरा सेट होता है, उसमें हो सकता है कि एक स्टेटस जो हो वो क्या हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस होता है, ठीक है, इंसान का, जिससे उसकी पहचान होती है, उसको हम कहते हैं क्या, मास्टर स्टेटस। जैसे हो सकता है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस क्या हो, इसको सोसाइटी में लोग किस नाम से जानते हो कि यार भाई ये बंदा तो ना टीचर है, ठीक है, तो उसको इस नाम से जाना जाता है, इसलिए वो उसकी लाइफ में क्या क्या कहलाया, ये उसकी लाइफ का क्या है, मास्टर स्टेटस। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, ये कॉन्सेप्ट दिया था एवरेट ह्यूग्स ने। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसी के साथ साथ एक टर्म और याद रखना कि इसे हम की स्टेटस भी कहते हैं। तो मास्टर स्टेटस के साथ साथ हम एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं, वो है की स्टेटस। याद हुआ, समझ में आया? इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने स्टेटस सेट अभी डिस्कस किया, ये दिया था रॉबर्ट किंग मर्टन ने। याद रखना, इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो रॉबर्ट किंग मर्टन और रैल्फ लिंटन, और भी अदर सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको दो लोगों का नाम तो बिल्कुल अपनी जुबान पे याद रखना है। एक हुए आर.के. मर्टन और दूसरे हुए रैल्फ लिंटन। इन्होंने इस टॉपिक पर बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया स्टेटस सेट। स्टेटस सेट क्या था, कि एक समय पर एक जो इंसान है वो कितने स्टेटस होल्ड कर रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल सेट।
रोल सेट को समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक स्टेटस के साथ क्या होता है, हर स्टेटस के साथ उसके रोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब कोई टीचर है तो टीचर के कितने रोल्स होंगे, टीचर का रोल होगा पढ़ाना, लेक्चर प्रिपेयर करना, उसके लिए साइज प्रिपेयर करना, उसके बाद फिर क्या करना, इवैल्यूएशन करना, टेस्ट बनाना, टेस्ट लेना, गाइड करना। तो ये सब क्या है, ये सब एक टीचर के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। ओके तो एक स्टेटस के साथ, सपोज करो एक स्टेटस के साथ कितने रोल्स होते हैं, जितने भी रोल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, स्टेटस सेट। इसी एग्जांपल से समझते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोल सेट। इसी एग्जांपल से समझते हैं हम कि मैंने टीचर का एग्जांपल दिया, अब क्या क्या है, इसको लेक्चर भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर भी प्रिपेयर करेगा, फिर इसे टेस्ट भी बनाना है, फिर इसे क्या करना है, फिर इसे स्टूडेंट्स को गाइड भी करना है। तो अब एक स्टेटस के साथ क्या हुआ, एक स्टेटस के साथ क्या हुआ, बहुत सारे रोल्स हुए, ठीक है। और इन्हीं रोल को हम कहते हैं रोल सेट। यानी एक व्यक्ति एक समय पर कितने स्टेटस होल्ड कर रहा है उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। लेकिन एक व्यक्ति का एक स्टेटस से कितने जुड़े हुए रोल्स हैं उसे हम कहते हैं रोल सेट। अब यहाँ पे कंफ्यूज लोग इस चीज़ में होते हैं कि लोगों को लगता है कि इन सभी के रोल्स मिलाकर हमें रोल सेट जानना है। नहीं, एक स्टेटस से जुड़े जितने भी रोल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रोल सेट। उम्मीद है आपको ये चीज़ याद रही होगी, और अगर अभी भी इस पे कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेटस सीक्वेंस का। स्टेटस सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले तो हमें याद रखना है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि समझो, आप पहले क्या थे, आपने पहले 10th पास करी, आपने फिर 12th पास करी, फिर आप ग्रेजुएट हुए, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए, फिर आपने यूजीसी नेट किया, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अब ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या चल रही हैं, एक सीक्वेंस में चल रही हैं, और जो भी ये पाथ लेते हैं वो इस स्टेटस के बाद इसी स्टेटस को होल्ड करते हैं, यानी एक सीक्वेंस में चलते हैं। जिस तरीके से एक स्टूडेंट पहले स्टूडेंट रहता है, फिर इंटर्न बनता है, फिर वो एम्प्लॉय बनता है। तो ये क्या चल रहा है, ये जो चीज़ें एक सीक्वेंस में चलती हैं इन्हें ही हम कहते हैं सीक्वेंस। तो जो चीज़ें ऑफन प्रिडिक्टेबल होती हैं और एक लाइन से चलती हैं उन्हें ही हम कहते हैं स्टेटस सीक्वेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हमारा स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। नाउ इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट दिया किसने है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है जहार्ड लेन्स्की ने। प्लीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब स्टेटस इनकंसिस्टेंसी क्या है, तो जब आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, जब आपकी क्वालिफिकेशन आपके स्टेटस से मैच नहीं होती। सपोज करो कि कोई इंसान जो है वो पीएचडी होल्डर है, ठीक है। अब पीएचडी होल्डर होने के नाते उसको क्या करना चाहिए, उसे कहीं पढ़ाना चाहिए, या उसकी कम से कम सोसाइटी में प्रेस्टीज होनी चाहिए, राइट, उसका एक पर्टिकुलर इनकम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये चीज़ नहीं हो पाई, इसलिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो टैक्सी चला रहा है, ठीक है। तो क्या है, अब आप देख रहे हो मिसमैच। एक व्यक्ति कितना हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन क्वालिफाइड होने की वजह से होने के बाद भी उसको क्या है, उस हिसाब की प्रेस्टीज नहीं मिल रही है सोसाइटी में। तो ये क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंसी हुई दोनों स्टेटस में उसके, और उसका क्या, उससे जो पीएचडी होल्ड कर रखी है और उसके प्रेजेंट स्टेटस में क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी हुई। और जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा जो रिसेंटमेंट है, कितना ज़्यादा जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है क्या, स्थिति संगति का, जहाँ पर क्या होता है, इंसान का जो मल्टीपल स्टेटस होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, मैच नहीं होता है। आपका एक स्टेटस तो पीएचडी होल्डर का है, लेकिन आप चला टैक्सी रहे हो, तो आपके दोनों स्टेटस क्या हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये है क्या, हमारा स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। और इसी के अपोजिट होता है स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। सपोज आपके सारे स्टेटस एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि आप पीएचडी होल्डर भी हो, आप कॉलेज में पढ़ा भी रहे हो, आपका इनकम भी सही है, आपकी सोसाइटी में प्रेस्टीज भी है, सब कुछ वैसा ही है जैसे होने चाहिए। यानी आपके दो अपोजिट स्टेटस में कोई भी टकराव, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही सही चल रहा है। तो इसे हम कहते हैं स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। याद रहेगा
क्या है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी और स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन, और दोनों दिए हैं किसने, जिहाद लिन्स्की ने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा कि जो रोल्स हमने देखे, जो हमने एक्सपेक्टेशंस देखी, इनमें कन्फ्लिक्ट या इनमें टेंशंस किस तरीके से बढ़ता है। तो क्या होता है, पहले हम समझते हैं स्टेटस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को। पहले तो याद रखो कि किसने किसने दिया है। स्टेटस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया है हमारे आर.के. मर्टन ने, रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है भी आर.के. मर्टन और थॉमस कार्ड ने, और रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया है किसने, विलियम जे गुटी ने। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या क्या किसने, स्टेटस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मर्टन ने दिया है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये भी मर्टन ने दिया है। और रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये विलियम जे गुटी ने दिया है। अब धीरे धीरे इसको समझते हैं कि ये क्या है। सो रोल स्ट्रेन तब होता है जब एक व्यक्ति को अपना खुद का जो स्टेटस है वो निभाने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके से समझ लीजिए आपका एक स्टेटस है, ठीक है, आपका क्या स्टेटस है, और आपके स्टेटस से जो हो रही है वो क्या हो रही है, कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, उसको चाहिए है कि वो जो अपना करियर है, करियर जो डिमांड्स हुई, वो एम्प्लॉय है और उसको ओवर टाइम करना है, उसका जो ऑफिस है वो डिमांड कर रहा है उससे ज़्यादा टाइम, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो अब क्या हो रहा है, अब वो व्यक्ति अपना जो स्टेटस है उसको खुद निभाने में क्या कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आई यू गेटिंग इट। जैसे सपोज करो कि आपका जो स्टेटस है, आप कहीं काम कर रहे हो और आपको क्या करना है, आपको 100% उधर भी देना है, लेकिन आपकी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप क्या हुआ, अब आपको अपने स्टेटस निभाने में प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब आपको अपना एक स्टेटस निभाने में प्रॉब्लम होती है तो वो होता है क्या, आपका स्टेटस स्ट्रेन। क्लियर हुआ। आगे समझते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे तो सेम स्टेटस में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब हम रोल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो अपोजिट रोल्स की बात करते हैं, यानी हमारे दो रोल्स में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे एक क्या है, एक टीचर है, ठीक है, और वो एग्ज़ाम ले रहा है, वो इन्विजिलेटर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो चीटिंग ना होने दे और जो भी चीटिंग कर रहा है उसे पनिशमेंट दे, राइट। लेकिन उसका खुद का बेटा ही क्या हो जाता है, चीटिंग करते पकड़ा जाता है। अब उसका टीचर का रोल क्या कह रहा है कि भाई एक्शन लो, लेकिन उसके पिता का रोल क्या कह रहा है कि एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो जब दो व्यक्तियों का जो रोल है, जब एक व्यक्ति के दो रोल में क्या होने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लगे, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे रोल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। समझ में आया ये क्या कहना चाहते हैं। ये डेली लाइफ में हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप पढ़ाई करें या फिर क्या करें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, या फिर हम दोस्त के साथ मूवी देखने चले जाएं। तो ये जो रोल होता है ना, जो संघर्ष महसूस करते हो आप, यही रोल कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको अपना सेम जो रोल है ना वही निभाने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एक मदर है, ठीक है, अब नाउ शी इज़ क्या है, वो वर्किंग है, ठीक है। अब उसे क्या हो रहा है, उसे अपना जो रोल है वो निभाने में, क्योंकि वो वर्किंग है, मदर का रोल निभाने में उसे क्या हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, उसे क्या हो रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी समझो स्टेटस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको अपना एक ही स्टेटस निभाने में प्रॉब्लम होने लगे। रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको अपना एक ही रोल निभाने में प्रॉब्लम होने लगे। लेकिन रोल कन्फ्लिक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आपको आपके दो रोल आपस में टकराने लगे। क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट दिया है आर.के. मर्टन ने, विलियम जी गुडी, और ये कॉन्सेप्ट भी दिया है किसने, मर्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नाडल ने कितने प्रकार के जो हैं वो रोल्स दिए थे। तो समझो, जो हमारे एसएफ नाडल्स ने, उन्होंने 3 प्रकार के रोल्स बताए थे कि जो सोसाइटी में 3 प्रकार के रोल्स जो हैं वो होते हैं। पहले होते हैं पिवोटल रोल। पिवोटल रोल क्या होते हैं, पिवोटल रोल वो सारे रोल होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है क्या, पिवोटल रोल। जैसे एक टीचर का पिवोटल रोल यानी सबसे एसेंशियल क्रूशियल रोल क्या है कि उसे पढ़ाना है। अब अगर एक टीचर अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ही नहीं प्ले करेगा तो क्या सोशल स्ट्रक्चर तरीके से चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सोशल स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा अगर
क्या होगा, रोल अपना प्राइमरी रोल जो है वो पूरा नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ। सेकेंड टाइप के रोल्स होते हैं पेरिफेरल रोल। पेरिफेरल रोल्स वो रोल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको टीचर का एग्जांपल दिया, तो टीचर का प्राइमरी रोल क्या है, पढ़ाना, लेकिन ये टीचर के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना, या एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करना, या बहुत सारी जो अदर चीज़ें होती हैं जो अगर वो टीचर नहीं भी करेगा तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी है लेकिन सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। वो सारे होते हैं किसमें, पेरिफेरल रोल में। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड होते हैं सिग्निफिकेंटली रिलेवेंट रोल। अब सिग्निफिकेंटली रिलेवेंट रोल वो लोग होते हैं जो हो सकता है जिस इंसान का रोल हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जिसके लिए वो कर रहा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर से इसका लेना देना नहीं है। ये आप करते हो नहीं करते हो, सोशल स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा। जैसे एक टीचर का एक और रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या करे, सही गाइडेंस प्रोवाइड करे, राइट। तो लेकिन ये रोल क्या है, अगर वो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि टीचर ये नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा या उसका एसेंस ही खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये वाला रोल क्या होता है, ये पर्सनली इंपॉर्टेंट होता है लेकिन सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं होता है। समझ में आया तीन प्रकार के रोल। पिवटल रोल क्या होता है, जो सबसे एसेंशियल होता है, जो सोशल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। पेरिफेरल रोल क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं भी होगा तो इट्स ओके। और सिग्निफिकेंटली रिलेवेंट हो, पर्सनली इंपॉर्टेंट होता है लेकिन सोशल स्ट्रक्चर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये तीनों ना आपको सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रोल बार्गेनिंग, जो कि हमें दिया है ब्रूस जे बिडल ने। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है रोल बार्गेनिंग। तो हमने देखा है कि हम डेली लाइफ में कुछ ना बार्गेन करते हैं अपने फैमिली वालों के साथ कि आज तुम ये वाला काम कर लो, आज मैं ये वाला काम कर लूँगी, या आज ना मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो एक काम करो जल्दी से क्या कर दो, मेरा बैग पैक कर दो, या ये कर दो वो कर दो, राइट। हम अपनी डेली लाइफ में, या बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब किसी किसी की शादी हुई होती है तो बार्गेन करते हैं कि सुनो ये वाला काम तुम करोगे, ये वाला काम मैं करूँगी, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने अपने रूल्स नेगोशिएट करते हैं। तो जब हम अपने रोल्स के साथ क्या करें, बार्गेनिंग करें, या हम अपने रोल्स को नेगोशिएट करें, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रोल बार्गेनिंग कहते हैं। जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे रोल्स के साथ, उन्हें हम क्या करते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, रोल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हो, क्या आपका पूरा ध्यान यहाँ नहीं होगा, आपका ध्यान यहाँ वहाँ हर जगह होगा। आपने अपने जो स्टूडेंट के रोल से क्या किया है, खुद को क्या कर लिया है, डिस्टेंस कर लिया है। या जब इंसान को ऐसा फील हो कि मैं इस रोल से ना कहीं ज़्यादा हूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है वो इस रोल पे डिपेंडेंट नहीं है, मैं इस रोल से कहीं ज़्यादा हूँ। जैसे एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते ये बोल दे कि तुम्हें पता है मैंने भी स्कूल में जो क्लासेस हैं वो बहुत बंक करी है। तो जब टीचर ये बोल रहा है तो स्टूडेंट को क्या कर रहा है, वो अपने जो टीचर के जो स्टेटस है, जो रोल्स एक्सपेक्टेशंस, उससे थोड़ा सा बाहर जाके ये भी बता रहा है कि मैं टीचर के अलावा भी कुछ हूँ। ठीक है, तो ये वाली सब चीज़ें होती हैं जब अपने रोल से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हो खुद को, उसी तरीके से क्या होता है, रोल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। और ये दिया है हमारे फेमस, किसने, इरविन गॉफमैन ने। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि इरविन गॉफमैन जो है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बिहेवियर का, और ये दिया है किसने, न्यूकॉम्ब ने। ठीक है, अब न्यूकॉम्ब क्या कहना चाहते हैं हमारे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर से। हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस ये है कि आपका बिहेवियर, आप क्योंकि एक स्टूडेंट हो, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है बिहेवियर, कि आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे, आप बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, PYQs लगा लोगे और फिर एग्जाम दोगे, ये आपसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। लेकिन हो सकता है आपका एक्चुअल बिहेवियर डिफरेंट हो। एक्चुअल बिहेवियर हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ घूमने, मूवी देखने और ये सारी चीज़ें, लेक्चर स्किप करने में लगा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके एक्चुअल बिहेवियर और आपके जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बीच में गैप आ रहा है।
और जब ये गैप बहुत ज़्यादा होता है ना तो टेंशन क्रिएट होना चालू हो जाती है। इसलिए सोसाइटी के लिए अच्छा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और आपका जो एक्चुअल बिहेवियर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, कम हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी प्लीज़ नोट कर लीजिए, नाडल का ही है, SF नाडल ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। सो रिलेशनल रोल वो होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस ही किसी दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ का रोल, अब कोई बिना वाइफ के तो हस्बैंड बन नहीं जाएगा कि मैं हस्बैंड बन गया हूँ, वाइफ का तो पता नहीं है, या कोई वाइफ बिना हस्बैंड के तो वाइफ बन नहीं जाएगी। जैसे एक टीचर तभी है जब उसके पास स्टूडेंट हो, बिना स्टूडेंट के टीचर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वो रोल जिनका जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरे रोल पर डिपेंड करता है, वो होते हैं रिलेशनल रोल्स। और जो रोल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे आर्टिस्ट का रोल, अब एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट रह का रोल निभाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, एक रिसर्चर को अपना रोल निभाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च कर सकता है। तो वो रोल जिसका दूसरे रोल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो सब आते हैं किसमें, इन नॉन रिलेशनल रोल में। क्लियर हुआ, सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे हैं? तो हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। नाडल ने पहला ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बताया पिवोटल, पेरिफेरल और सिग्निफिकेंटली रिलेवेंट रोल का। रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल भी जो है वो किसका है, नाडल का है। एक्चुअल बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज बाय न्यूकॉम, और रोल डिस्टेंस इज बाय इरविन गॉफमैन, और रोल बार्गेनिंग जो दिया है वो बिडल ने दिया है। आपको क्या करना है, आपको इनके स्कूल्स बताने हैं कि ये कौन से स्कूल से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। उम्मीद है अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में पूछना है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा टेस्ट करो कि जो है वो समझ में आया भी है या नहीं। तो आपने खुद को पढ़ते पढ़ते रोल डिस्टेंस तो नहीं कर लिया था, या आप एक्चुअली पढ़ रहे थे, तो यह भी पता चल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि दो प्रकार के क्या होते हैं, स्टेटस होते हैं। पहला होता है क्या, पहला होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। और ये दिया किसने था, तो हमने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो रैल्फ लिंटन का कॉन्सेप्ट था। रैल्फ लिंटन का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने डिफरेंशिएट बताया था। कहाँ बताया था, द स्टडी ऑफ मैन में बताया था। क्या मतलब था, एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, इनके लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं डालते, और अचीव्ड स्टेटस वो होते हैं जो हम एफर्ट्स डाल के क्या करते हैं, अचीव करते हैं। क्लियर हुआ? अब हम इस लाइट में समझते हैं, आपका रिवीजन भी हो गया। तो इसमें से एस्क्राइब्ड स्टेटस कौन सा है, तो टीचर एस्क्राइब्ड स्टेटस है क्या? कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं मुबारक हो घर में टीचर हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो ये कैंसिल हुआ। स्टूडेंट भी घर में पैदा होते स्टूडेंट तो नहीं होता है, वो तो बेचारा सोसाइटी के प्रेशर में बनाया जाता है। डॉक्टर भी नहीं होता है घर में, डॉक्टर भी नहीं होता है बाय बर्थ, डिग्री के साथ MBBS के साथ, MBBS डिग्री के साथ बच्चा हुआ है। लेकिन ब्राह्मण का स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, और इसके लिए हमें कोई एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अ टीचर इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज हैज टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज कॉलीग्स, स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। दीज पीपल कॉन्स्टिट्यूट फॉर द टीचर्स। दीज द रोल्स हैं, ये क्या है टीचर्स के, तो मैंने बताया क्या होता है, जब एक स्टेटस से जुड़े हुए क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टेटस एक ही है, ये नहीं बोला कि वो टीचर भी है, वो सन भी है, वो कुछ और भी है, एक टीचर है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, उनके डिफरेंट रोल्स। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ही स्टेटस के डिफरेंट रोल्स की। तो मैंने क्या बताया था, एक ही स्टेटस के डिफरेंट रोल्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रोल सेट। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और दिया गया है मल्टीपल रोल्स का। अब ये दिया हुआ है तो इसे कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस। तो मल्टीपल रोल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी लिंटन ने दिया था। ठीक है, अब मल्टीपल रोल्स और रोल सेट में क्या डिफरेंस होता है, तो मल्टीपल रोल ये कहता है कि एक स्टेटस से जुड़ा सिर्फ एक ही रोल होता है।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एक स्टेटस से जुड़े कई रोल होते हैं जिन्हें हम कंबाइनली क्या कहते हैं, हम रोल सेट कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लिंटन एक स्टेटस से जुड़ा हुआ क्या होता है, एक ही रोल होता है, और हर स्टेटस से जुड़े हुए जो रोल्स हैं उन्हें हम कंबाइनली कहते हैं मल्टीपल रोल। फिर से समझते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे एक एक रोल सबका समझते हैं, लाइक आई एम अ टीचर, तो मेरा क्या रोल है, मेरा रोल है लेक्चर्स प्रिपेयर करना, ये मेरा एक रोल हुआ। आई एम अ डॉटर, मेरा क्या रोल है कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूं, ये मेरा एक और रोल हुआ। उसी के बाद साथ ही साथ मेरा क्या है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या रोल है, पढ़ना, तो ये मेरा एक और रोल हुआ। तो ये मेरे सारे रोल्स को, सारे स्टेटस के रोल्स को कंबाइन करके क्या कहलाता है, मल्टीपल रोल्स कहलाता है। और अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये किसने कहा था कि हर स्टेटस से जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही रोल होता है, तो आंसर लगाना है हमें क्या, लिंटन। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्योंकि हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The collection of role that goes with the given status is termed as, मैंने क्या बताया था अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि एक ही रोल, एक ही स्टेटस के डिफरेंट रोल्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रोल सेट। ठीक है, क्लियर हुआ। इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको करना है याद। सारे कॉन्सेप्ट कुछ मत करो, थोड़े थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लो, लिख लो कि क्या है, समझ लो, और यू आर गुड टू गो विद दिस टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि इस बार हमें JRF निकालना ही निकालना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।